नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो। और इस वीडियो में बात करता हूं कि किस तरह से आप जनरल स्टडी पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं और जनरल स्टडी और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैं ये वीडियो आता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू नेचर की वीडियो है जिसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हाँ, इसको एग्जाम की तरह ट्रीट करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और इस तरह से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये आप प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है। विद रेफरेंस टू द रणथंभौर नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जैसे नीचे मेंशन है ना आपके कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द अरावली एंड विंध्याचल रेंज। यानी कि अरावली और विंध्याचल रेंज जो पर्वत है, माउंटेन है, उसके जो रेंज है जहां पे वो दोनों मिलते हैं, जंक्शन जहां पे, वहां पर ये नेशनल पार्क है। ठीक है, फर्स्ट ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप इज मेनली फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। यानी कि इस नेशनल पार्क में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, ये उसकी क्लाइमेट के बारे में आपको डिफाइन किया जा रहा है कि इस नेशनल पार्क में इस तरह का क्लाइमेट है। चलो, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है कि भी ये अगर आप ये सही है इट मींस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको लगता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इट मींस आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है इट मींस जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। तो डी के अंदर ये है कि दोनों आंसर गलत होने चाहिए, दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब समझ लेते कहां है ये रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, बट ये राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है। अगर इन स्टेट वाइज अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो अरावली और विंध्याचल जो रेंज है, इन दोनों की जो रेंज है, इनके जंक्शन पर ये लोकेटेड है। मेनली ये राजस्थान के अंदर जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास का एरिया जो कि करौली और इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यहां पर ये इसकी लोकेशन है। यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा हो गया वो करेक्ट हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते सेकंड। तो सेकंड में आपको इस नेशनल पार्क के क्लाइमेट के बारे में बोला गया था। तो क्लाइमेट के बारे में मैं बताऊंगा। इसका जो क्लाइमेट होता है, जो मेनली होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस क्लाइमेट होता है। यानी कि क्लाइमेट के बारे में जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ था फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, जिसमें ये बोला गया कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नहीं भाई, मॉइस्ट वहां पे ज्यादा मतलब पानी वाला, यानी कि यूं कह सकते हो मॉइस्चर जैसा नेचर नहीं है वहां, मतलब कि वो ट्रॉपिकल ड्राई डेडिशियस नेचर इन्वायरमेंट है वहां पे। यानी कि ये हो गया कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सेकंड स्टेटमेंट वो गलत हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इट मींस ये हुआ कि भी ये हमारा जो आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉरेस्ट है वो फेमस है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ये गिवन है और नीचे पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लेबर इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। यानी कि आप समझ गए कि क्वेश्चन कहां से उठाया जा रहा है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है जो लेबर जो टर्म है ये किसके अंदर आता है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। और आगे बताया जा रहा है कि ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्ट है हमारी कंट्री के अंदर, और इसके बीच में सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो लेबर जो टर्म है ये कौन से लिस्ट में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। और स्टेटमेंट 1 में आपको बोला जा रहा है ये कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ जहां पे स्टेट और
स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के लॉ फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट में उसमें बोला जा रहा था मिनिमम वेजेस, यानी कि लेबर की बात हो रही है तो वेजेस उसी से रिलेटेड है कि मिनिमम वेजेस ऑफ द लेबर इंक्लूड द बेसिक नीड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्पेसिफिक कम्युनिटी। अच्छा, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप मिनिमम वेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर इंक्लूड होती है बेसिक नीड। ठीक है, बेसिक नीड किसके बेस्ड पर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस्ड पर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात की जा रही है। तो ये कुछ डाटा आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी का मतलब है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी का मतलब है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी का मतलब बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ए है। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है, यानी कि जो लेबर अगर टर्म की हम बात करें, ठीक है, लेबर टर्म की बात करें तो लेबर जो आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, स्टेट लिस्ट, ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है ना स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि लॉ फॉर्मेशन दोनों मिलकर करती है, स्टेट और सेंटर। अच्छा, अगर स्टेट ने लॉ नहीं बनाया है और सेंटर ने ऑलरेडी बना रखा है लॉ, तो कई बार क्या होता है कि स्टेट लॉ अगर नहीं बना रही है तो फिर वो क्या करती है, जो सेंटर का लॉ है वो ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि मिनिमम वेजेस के बारे में कुछ बोला गया था आपको कि मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और वो भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। अब ये टर्म समझ लेते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेजेस क्या आता है। मिनिमम वेजेस का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी लेबर के लिए पेमेंट डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, लेबर के लिए जो भी पेमेंट डिसाइड किया हुआ है, जो भी वेजेस डिसाइड किया हुआ है, उसकी बात की जाती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि आईएलओ ने जो डिसाइड किया हुआ है जो एक फिक्स रेट वेजेस के लिए, उसको हम मिनिमम वेजेस बोलते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं भी लिविंग वेज क्या होती है। तो लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि भाई जैसे हम अपनी कंट्री को एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगा, लिविंग वेज का मतलब होता है कि हमारे बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट की जरूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ध्यान में रखते अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो उसे तो हम लिविंग वेजेस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और टर्म भी है जो आपको पता होना चाहिए कि फेयर वेजेस क्या होता है, और उसके बाद स्टारवेजेशन वेजेस क्या होता है। तो ये कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। फेयर वेजेस का मतलब ये होता है कि भी आपकी जो भी लिविंग वेज है, लिविंग वेज और फिर उसके बाद जो मिनिमम वेज है, इसके बीच का जो रेट होता है उसे हम फेयर वेजेस बोलते हैं। यानी कि मिनिमम वेज वो होता है जो कि आईएलओ ने डिसाइड किया हुआ है। लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हमें वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और फेयर वेज का मतलब क्या होता है, फेयर वेज क्या होता है, मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का अमाउंट आप बोल सकते हैं। अच्छा, स्टारवेशन वेजेस का मतलब ये होता है कि भी जो भी आपकी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जो भी एक ऑर्डिनरी लाइफ के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जो भी अमाउंट आपको चाहिए, जो भी आपको वेजेस चाहिए, उस वेजेस को हम स्टारवेशन वेजेस कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको मिनिमम वेज का जो डेफिनेशन दिया गया था वो गलत दिया गया था, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी आईएलओ जो है इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता लगी गई, इसकी स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपने पढ़ना है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज अंडर द एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। यानी कि आपको मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर ये नेशनल मिशन ऑफ फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में डील होता है, जो इसके अंदर आती है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि पुराने टाइम पे अगर किसी ने कुछ हाथ से लिख करके, जो हमारी जो पांडुलिपि वगैरह है, जो चीजें पुराने टाइम पे लिखी हुई कोई चीज किसी के हाथ से कुछ चीज मिल जाती है हमारे खुदाई वगैरह करने पर, ठीक है, तो सर्वे वर्वे करने पर, तो उसकी बात की जा रही है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला गया कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। एचआरडी का मतलब है कि, एक मिनट, तो एचआरडी का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसके अंदर एजुकेशन वगैरह चीजें आती है।
ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल को याद रखने के लिए आप याद कर सकते हो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, ठीक है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये मैन्युस्क्रिप्ट जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि माइनॉरिटी अफेयर के अंदर ये आती है मैन्युस्क्रिप्ट, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ट्राइबल अफेयर के अंदर आती है मैन्युस्क्रिप्ट। तो अब आपको ये बताना है कि मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी का मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि पुराने टाइम की बात की जा रही है, ओल्ड टाइम की। ओल्ड टाइम का मतलब हो गया पास्ट टाइम की बात की जा रही है। तो पास्ट में क्या हो सकता है, किसी के बारे में डिटेल होगी, यानी कि उसका कल्चर कैसा था, उस टाइम लोग कैसे लिखते थे, तो ये सब चीजें बेसिकली होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में आती है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है क्या। तो ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को 2003 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि जो हमारे जो पास्ट में कुछ इस तरह की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे संभाल के रखा जा सके। और इसके अंदर जो जो चीजें आते हैं आपको पता होना चाहिए। किसी भी पेपर के ऊपर, किसी बार्क्स के ऊपर, या फिर क्लोथ के ऊपर, या मेटल के ऊपर, या पाल्म के ऊपर, लीफ के ऊपर, इन चीजों के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ पुराने टाइम पे हैंड रिटन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाता है, तो उसे प्रिजर्व करने के, उसको संभाल के रखने के लिए ये मिनिस्ट्री काम करती है। और ध्यान में ये रखना है इसके अंदर कि भी ये एटलीस्ट 75 ईयर पुरानी होनी चाहिए, तब इसके लिए इसको ट्रीट किया जाता है, इसके अपने अंडर में लाया जाता है, और इसे साइंटिफिक और हिस्टोरिकल वैल्यू समझते हुए, यानी कि साइंटिफिक तरीके से उसको संभाल के रखा जाता है, हिस्टोरिकल एविडेंस समझकर, एस्थेटिक्स वैल्यू समझ करके उसे संभाला जाता है, क्योंकि हमारी पास्ट की, हमारी हिस्ट्री, हमारी ग्लोरी है हमारी पास्ट के अंदर, उन चीजों को संभालने के लिए काम करती है। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ध्यान रखिए ऑप्शन बी बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रबारी, भारवद और चरण कम्युनिटी बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये कुछ कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी के बारे में आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। 2 ये हो गए और एक तीसरा ये, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप इनको अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी है झारखंड बेस्ड एक कम्युनिटी है, ये सारी कम्युनिटी है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि असम से जुड़ी हुई है तीनों कम्युनिटी। सी में आपसे बोला जा रहा है ये गुजरात से बेस्ड है, या गुजरात से जुड़ी हुई कम्युनिटी है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ बेस्ड ये तीनों कम्युनिटी है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ ये तीनों कम्युनिटी गुजरात से बिलोंग करती है, रबारी, भारवद और चरण, ये तीनों के तीनों वहां की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंतर्गत इसे मेनली काउंट किया जाता है, वहां से बिलोंग करती है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि रिसेंटली अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 5 मेंबर कमीशन सेट किया था, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगी कि हमारे एक स्टेट के अंदर, यानी हमारे स्टेट का मतलब है गुजरात स्टेट के अंदर एसटी कम्युनिटी कौन कौन सी होगी, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करने को संबंधित एक कमीशन सेट किया था। इस वजह से क्वेश्चन न्यूज में है। और इन तीनों कम्युनिटी को, यानी कि रबारी, ठीक है, रबारी, भारवद और चरण, इन तीनों कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। सी का मतलब ये हो गया रबारी, भागवत और चरण तीनों ही कम्युनिटी गुजरात की एसटी कम्युनिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे शॉर्ट में IMR बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और नीचे आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कोड गिवन है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि 1 साल के अंतर्गत के कम एज का जो बच्चा डेथ होती है 1000 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये एक रेट है, डेथ की रेट है उन बच्चों की जो कि 1 साल से कम एज की है,
ठीक है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि वो बच्चों की डेथ होने की एक रेट के बारे में ये रिफ्लेक्ट करता है एक डाटा को, और ये किसके कंपैरिजन में 1000 बच्चों के या 1000 जन के ऊपर ये डिसाइड होता है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल जो है वो क्या करता है, वो एस्टिमेट करता है। एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट करता है, निर्धारित करता है कि भी ये डाटा क्या होगा, और इसे बोला जाए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि रजिस्ट्रार जनरल इस डाटा को प्रोड्यूस करता है या बनाता है, तैयार करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। दोस्त, ये दूसरी स्टेटमेंट थी। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज हायर इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया। ये बोला जा रहा है कि रूरल एरिया के अंदर, यानी गांव वाले एरिया के अंदर इसका रेट जो है बहुत हाई है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या है, ये लेस है क्योंकि वहां हॉस्पिटल वगैरह बाकी फैसिलिटी बच्चों के लिए है, और रूरल एरिया में क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, इस तरह की फैसिलिटी, मतलब मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो रेट है वो थोड़ा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो तीन ये स्टेटमेंट आपके पास, तीनों स्टेटमेंट में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि बी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों। और बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। थर्ड में सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं। हाँ, जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला गया था कि भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि पर 1000 बर्थ में कितने ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो रही है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये जो बात बोली गई थी बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर आपको डिफाइन करना हो, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो आप बोल सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज एज पर द 1000 पर बर्थ, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट था, थर्ड में ये आपको बोला गया था कि भी रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्यों, जिसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रूरल एरिया में क्या होता है कि भी फैसिलिटी थोड़ी कम होती है। तो हमारी कंट्री में रूरल एरिया में 36 डेथ हो जाती है पर 1000 में, ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन एरिया में बोला जा रहा है 23 बच्चे की डेथ हो जाती है लेस देन 1 ईयर के अंदर। तो ये मोर्टेलिटी रेट के बारे में ये चीजें जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था कि भी इस डाटा को कौन तैयार करती है, रजिस्ट्रार जनरल तैयार करती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तैयार करती है, लेकिन जो इसके बारे में मिनिस्ट्री के बारे में बोला गया था, मिनिस्ट्री आपको गलत बता दी गई थी। मिनिस्ट्री आपको बोला गया था स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो गलत है, बल्कि ये किसके अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंट जो लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था हमारी कंट्री में, तो होम अफेयर के मिनिस्टर कौन है, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि भी ILO के हेड कौन है अभी रिसेंट टाइम पे, करंट टाइम पे, इसके बारे में जरूर कमेंट बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिए। स्कोर कितना आपका, कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही बता रहे हैं हुए आपके, जरूर बताइए। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।